नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार करोड़ों असंगठित श्रमिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रमुख सूत्र। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। 1 लाख केंद्रों पर आज ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा शुरू। विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में बोचहां सीट जीती। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कोल्हापुर और छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ सीट बरकरार रखी। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में पालीगंज विधानसभा सीट और आसनसोल लोकसभा सीट जीती। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कल ईस्टर के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई पर ब्रिटेन की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता केरल के मल्लपुरम में शुरू। मेजबान केरल और राजस्थान के बीच मुकाबला जारी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश के विकास में असंगठित श्रमिकों की प्रतिभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार करोड़ों असंगठित श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अनेक योजनाओं ने उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है और कोविड महामारी के दौरान उनकी मदद के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार 29 श्रम कानूनों को सरल करके 4 श्रम नियम लेकर आई है। 27 करोड़ असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण से नई पहचान मिली है। इसके अलावा 38 करोड़ असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा निधि से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हनुमान जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा कि मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए प्रसन्नता का अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के चारों कोनों में ऐसी 4 प्रतिमाएं स्थापित करने की परियोजना एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दर्शाती है। हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के 4 अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज ये दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है। 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है। ये सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। श्री मोदी ने कहा कि हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अहम सूत्र हैं। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। प्रधानमंत्री ने बताया कि राम कथा का आयोजन देश के विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं में किया जाता है। ये सभी को भगवान की भक्ति में एक सूत्र में पिरोती है। राम कथा का आयोजन भी देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार होता रहता है। भाषा बोली जो भी हो, लेकिन राम कथा की भावना सभी को जोड़ती है।
प्रभु भक्ति के साथ एकाकार करती है। यही तो भारतीय आस्था की, हमारे अध्यात्म की, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की ताकत है। इसने गुलामी के मुश्किल कालखंड में भी अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग वर्गों को जोड़ा। आजादी के राष्ट्रीय संकल्प के लिए एकजुट प्रयासों को सशक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि हमारी आस्था और संस्कृति की धारा सद्भाव, समानता और समावेश की है। उन्होंने कहा कि राम कथा सबका साथ सबका प्रयास का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी, सब कुछ करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी उन्होंने सबका साथ लेने का, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का, छोटे बड़े जीव मात्र को उनकी मदद लेने का और सबको जोड़ करके उन्होंने इस काम को संपन्न किया। ये सबका साथ सबका प्रयास का उत्तम प्रमाण प्रभु राम की ये जीवन लीला भी है। देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज सवेरे वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने नवनिर्मित काशी विश्वनाथ धाम गलियारे का अवलोकन किया। श्री नायडू काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के भी दर्शन किए। बाद में उपराष्ट्रपति ने चंदौली जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज 1 लाख स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों पर टेली परामर्श सुविधा ई संजीवनी की शुरुआत की। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्रों के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा केंद्र आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। देश में इस समय ऐसे 1,17,000 से अधिक केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई संजीवनी सुविधा के माध्यम से आम आदमी देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेगा। टेली कंसल्टेशन को जितना हम सक्सेस करेंगे, इतना हेल्थ केयर एक्सेस होगी। दूर सुदूर गरीब या तो गांव में रहने वाले लोग, उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचना, उसमें उसका समय भी जाता है, खर्च भी होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक के रूप में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हब के रूप में विकसित करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में। श्री मांडविया ने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य को विकास से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ राष्ट्र ही प्रगति कर सकता है। श्री मांडविया ने कहा कि 18 से 23 अप्रैल तक देश के प्रत्येक खंड में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र के बुनियादी ढांचे को दिव्यांग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति 2020 को आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने वाला एक मार्गदर्शक दर्शन बताया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में श्री प्रधान ने कहा कि हमें युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए ज्ञान, कौशल और रोजगार को एकीकृत करने के लिए समेकित प्रयास करने चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत विश्व के फैशन का केंद्र बनने की क्षमता रखता है। मुंबई में श्री गोयल ने देश के कलाकारों और कारीगरों के कौशल को विकसित करने, उनके जीवन में परिवर्तन लाने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए छात्रों से आग्रह किया। उन्होंने कोल्हापुरी चप्पलों के निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। मत्स्य और पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु में समुद्री वनस्पति का विशेष आर्थिक पार्क स्थापित करेगी। तूतुकुड़ी जिले के तीर्थ नगरी तिरुचेंदूर में उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत शुरू होने वाली अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। उन्होंने राज्य सरकार से परियोजना स्थल तय करने और भूमि अधिग्रहण करने के बाद इस परियोजना पर काम शुरू करने को कहा।
श्री मुरुगन ने ये भी कहा कि केंद्र प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना लागू करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रयास संस्था की सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के आज 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले का दौरा किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया और 4 नई एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री ठाकुर ने कहा कि 14 अप्रैल 2018 को 3 मोबाइल स्वास्थ्य वाहनों से ये सेवा शुरू की गई थी। आज इस सेवा में 32 वाहन शामिल हैं, जो प्रदेश के 7 जिलों में घर घर जाकर निःशुल्क जांच और दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में प्रत्येक सेक्टर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो गया है, लेकिन सेक्टर विशेष की समस्याओं के लिए समुचित प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग की जानकारी जरूरी है। एक समाचार एजेंसी से भेंटवार्ता में आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग समस्या विशेष के लिए वैज्ञानिक अनुप्रयोग और समाधान बहुत ही कम लागत पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के जीवन में आसानी लाने के लिए हमेशा एकीकृत प्रयासों पर बल दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी अब कृषि क्षेत्र में सिंचाई, कीटनाशकों के छिड़काव और उर्वरक डालने के लिए प्रयोग की जा रही है, जिससे किसानों की लागत में बचत हो रही है। इसी प्रकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग टेलीमेडिसिन, कृषि में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के मापन और रेलवे में दुर्घटना की रोकथाम के लिए मानव रहित क्रॉसिंग में बढ़ता जा रहा है। 4 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में बोचहां सीट जीत ली है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कोल्हापुर और छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ सीट बरकरार रखी है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बालीगंज विधानसभा सीट और आसनसोल लोकसभा सीट अपने नाम की। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार आसनसोल लोकसभा सीट जीती है। पार्टी ने राज्य की बालीगंज विधानसभा सीट बरकरार रखी है। आसनसोल में टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल को 3 लाख से अधिक मतों से पराजित किया। बालीगंज में टीएमसी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार सेरा शाह हलीम को 20,000 से अधिक वोटों से हराया। बिहार में बोचहां विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी अमर कुमार पासवान ने भारतीय जनता पार्टी की बेबी कुमारी को 36,658 वोटों के अंतर से हरा दिया है। उधर महाराष्ट्र में कोल्हापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस की उम्मीदवार जयश्री जाधव ने भाजपा उम्मीदवार सत्यजीत कदम को 18,901 मतों से हराया। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने भाजपा की कोमल जंघेल को 20,000 से अधिक मतों से हराया। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज कैबिनेट स्तर के 6 मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है। इसके साथ ही बीरेन मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इससे पहले 21 मार्च को 6 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें से 2 मंत्री नगा पीपुल्स फ्रंट पार्टी के हैं। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के संयोजक ओ पन्नीर सेल्वम ने कपास आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क हटाने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि इस कदम से कपड़ा क्षेत्र को मदद मिलेगी, क्योंकि इससे बाजार में पर्याप्त कपास उपलब्ध होगा। इससे निकट भविष्य में कपास की कीमतों में भी कुछ हद तक कमी आएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार करोड़ों असंगठित श्रमिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रमुख सूत्र हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। 1 लाख केंद्रों पर आज ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा शुरू की। विधानसभा उपचुनावों में राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में बोचहां सीट जीती। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कोल्हापुर और छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ सीट बरकरार रखी और टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बालीगंज विधानसभा सीट और आसनसोल लोकसभा सीट जीती। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कल ईस्टर के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई पर ब्रिटेन की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता केरल के मल्लापुरम में शुरू। मेजबान केरल और राजस्थान के बीच मुकाबला जारी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर देशवासियों, विशेषकर ईसाई समुदाय के लोगों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने कहा कि ईस्टर का पर्व हमें प्रेम, क्षमा और त्याग का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रभु यीशु के जीवन से सीख लेकर पूरी मानवता के हित में साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ईस्टर लोगों को याद दिलाता है कि प्रेम घृणा से हमेशा शक्तिशाली है। उन्होंने लोगों से सभी मानव जाति के प्रति सहानुभूति रखते हुए ईस्टर मनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हुई बातचीत से मिली अंतर्दृष्टियां नमो मोबाइल ऐप से प्राप्त की जा सकती हैं। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें ऊर्जावान परीक्षा योद्धाओं से बातचीत में बहुत आनंद मिला। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा परीक्षा के साथ साथ जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं के समाधान का सक्षम मंच है। प्रधानमंत्री ने आज बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी मीना नारायण संस्था BAPS के वरिष्ठ साधु ईश्वर चरण स्वामी और ब्रह्मा विहारी स्वामी से मुलाकात की तथा कोविड महामारी और यूक्रेन संकट के दौरान BAPS द्वारा किए गए राहत कार्यों की सराहना की। श्री मोदी ने HS प्रमुख स्वामी महाराज जी के आगामी जन्म शताब्दी समारोह मनाए जाने पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री सोमवार से 3 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। श्री मोदी सोमवार को गांधीनगर में स्कूलों के डेटा कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे। ये केंद्र सालाना 500 करोड़ रुपए से अधिक डेटा सेट एकत्र करता है। ये विद्यार्थियों की प्रवीणता बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषण के जरिए उनके क्षमता निर्माण में योगदान करता है। मंगलवार को प्रधानमंत्री बनासकांठा के दियोदर में विकास परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे और अन्य का शिलान्यास करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। वंदनालु वंदनालु कंदुकूरी ఈ తెలుగు నేల పులకరించు చరిత నీది। आज की कड़ी में हम समाज सुधारक और राष्ट्रवादी कंदुकुरी वीरेसलिंगम को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 16 अप्रैल 1848 को आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में हुआ था। उन्हें तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आरंभिक समाज सुधारकों में शामिल थे, जिन्होंने महिला शिक्षा और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। వివేకవర్ధని వెలుగుతో బాపిన భాస్కరుడా నవ సమాజ నిర్మాతగా నిలచిన శాశ్వతుడా
వందనాలు వందనాలు కందుకూరి ఈ తెలుగు నేల పులకరించు చరిత నీది। वीरेशलिंगम 3 भाषाओं तेलुगु, संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने राजशेखर चरित्रमू लिखा, जो तेलुगु भाषा में प्रथम उपन्यास माना जाता है। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए व्यापक रूप से साहित्य रचना की। उनका लेखन मुख्य रूप से तत्कालीन अनैतिकता, अंधविश्वास, दोहरे मानदंडों और समाज की विसंगतियों पर करारा व्यंग्य है। ఇంకెవ్వరు 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 మన కందుకూరి కాకమరి ఇంకెవ్వరు మన కందుకూరి కాకమరి ఇంకెవ్వరు మన కందుకూరి కాకమరి ఇంకెవ్వరు। वीरेशलिंगम ने आरंभिक काल के दौरान महिलाओं को दिए गए महत्व को चित्रित करने के लिए प्राचीन शास्त्रों का उपयोग किया। उन्होंने घोषित किया कि भारत केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसकी महिलाओं की प्रगति होगी। उन्होंने बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। वीरेशलिंगम ने 11 दिसंबर 1881 को आंध्र प्रदेश का पहला विधवा पुनर्विवाह कराया। समाज के अत्यधिक विरोध के बावजूद वीरेशलिंगम ने अपने जीवन में लगभग 40 विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह में सहायता की। उन्होंने विभिन्न पत्रिकाएं और जर्नल्स प्रकाशित किए, जिनमें वो महिलाओं के हितों और शिक्षा पर बल देते थे। उन्होंने 1887 में राजा मुंद्री में ब्रह्म मंदिर की शुरुआत की। स्त्रीजनोद्धारणे ध्येयंगा तलचिनट्टि नवयुग वैताళికుడు जनसेवकुడు महापुरुषुడు। वीरेशलिंगम उन लोगों में शामिल थे जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे। 27 मई 1919 को उनका निधन हो गया। अंत समय तक वे समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे। महान भारतीय को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी पेंटर नंदलाल बोस को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 16 अप्रैल 1966 को हुआ था। बोस को आधुनिक भारतीय कला की अग्रणी हस्तियों में शुमार किया जाता है। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान बोस ने गांधी के सफेद लिनोकट प्रिंट पर काली आकृति बनाई। वो प्रिंट अहिंसक आंदोलन के लिए जानी पहचानी छवि बन गया। उन्होंने भारत के संविधान में चित्रण का कार्य भी किया, जिसमें उन्होंने सदियों से पनपी भारतीय सभ्यता को चित्रात्मक रूप दिया। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के शिष्य नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। उनके शास्त्रीय कार्य में भारतीय पौराणिक ग्रंथों, महिलाओं और ग्रामीण जीवन की दृश्यों की पेंटिंग शामिल है। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर बोस ने भारत रत्न और पद्मश्री सहित भारत सरकार के पुरस्कारों के लिए प्रतीकों के स्केच बनाए। अपने शिष्य राम मनोहर के साथ नंदलाल बोस ने भारत के संविधान की मूल पांडुलिपि की सजावट का ऐतिहासिक काम भी किया। अंतिम समय तक नंदलाल बोस ने अपनी कला के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाना जारी रखा। इस महान भारतीय को हमारा नमन। आज हम शहीद रामासुर सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वे आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाही थे। बाद में उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी में विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। कंपनी की सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंडमान द्वीप समूह में 16 अप्रैल 1858 को हिरासत में उनका निधन हो गया। भारत माँ के महान सपूत को नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। FSS
FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इससे सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अन्य मंत्रियों पर रूस में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के विरोध में ब्रिटेन के तीखे रवैये के कारण ऐसा किया गया है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस, रक्षा मंत्री बेन वॉलिस और अन्य 10 वरिष्ठ राजनेताओं पर भी ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद ब्रिटेन के प्रतिबंधों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। मार्च में रूस ने इसी तरह के प्रतिबंध अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी लगाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सेविका बिल्किस ईधी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि मानवीय कार्यों के प्रति उनके जीवन भर के समर्पण से दुनिया भर के लोग उनसे प्रेरित हुए। श्री मोदी ने कहा कि भारत में भी लोग उन्हें दिल से याद करते हैं। बिल्किस बानो ईधी एक पेशेवर नर्स थी और पाकिस्तान में सबसे सक्रिय समाज सेवकों में से एक थीं। वो ईधी फाउंडेशन की प्रमुख थीं और अपने पति के साथ उन्हें जनसेवा के लिए 1986 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता आज केरल के मल्लपुरम में शुरू हुई। इस समय मेजबान केरल का सामना राजस्थान से हो रहा है। इससे पहले प्रतियोगिता के पहले मैच में पश्चिम बंगाल ने पंजाब को 1-0 से हरा दिया। पश्चिम बंगाल की ओर से शुभम भौमिक ने 61वें मिनट में गोल किया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक बैंगलोर ने 9 ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 199 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 9 विकेट पर 181 रन ही बना सकी। नागर विमानन मंत्रालय की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान को नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार ने विभिन्न जिलों, राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों की पहचान को दर्शाने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। मंत्रालय ने कहा है कि उड़ान योजना ने सुशासन और गुणवत्तापरक मानकों को अपनाकर अंतिम छोर तक हवाई संपर्क स्थापित करने पर जोर दिया। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना है। कोलकाता में बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 4 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर और अगरतला में बादल छाए रहने और गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इन नगरों में तापमान 14 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार करोड़ों असंगठित श्रमिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा, हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रमुख सूत्र हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। 1 लाख केंद्रों पर आज ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा शुरू की। विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में बोचहां सीट जीती। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कोल्हापुर और छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ सीट बरकरार रखी। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बालीगंज विधानसभा सीट और आसनसोल लोकसभा सीट जीती। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कल ईस्टर के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई पर ब्रिटेन की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता केरल के मल्लपुरम में शुरू।
मेजबान केरल और राजस्थान के बीच मुकाबला जारी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।